हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट वाला वीडियो अगर आपने देखा है, देखो बोर का परमाणु मॉडल लास्ट वाले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है हमने। वो वीडियो पहले एक बार के लिए देख लेना। अगर ये वीडियो अगर आप चालू कर रहे हैं, खैर ये प्रीमियर पे चालू हो रहा है तो फिर आप साथ में देख लीजिए, लेकिन इस वीडियो को समझने के लिए आपको एक बार के लिए पुराना वाला या लास्ट वाला वीडियो जो है वो एक बार के लिए देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो भी डेरिवेशन वाला पार्ट है, मुझे पता है आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। आज हम डेरिवेशन करने वाले हैं और किस चीज़ की डेरिवेशन करेंगे, तो हमें 2 से 3 चीज़ों की डेरिवेशन आज कंप्लीट करनी है। पहली डेरिवेशन मैं बता देता हूँ। देखिए, हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार कक्षाओं में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है अकॉर्डिंग टू बोर, है ना। तो वो जिस वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, स्थायी वृत्ताकार कक्षाएं हैं, उन वृत्ताकार कक्षाओं की त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं की त्रिज्या या इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की त्रिज्या, जिसे बोर त्रिज्या भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? बोर कक्षक की त्रिज्या या बोर त्रिज्याएं भी कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला आज जो अपन डेरिवेशन चालू कर रहे हैं, देखो ज़्यादा टाइम नहीं लिया है मैंने आज, ठीक है, चालू करूँ वीडियो को। तो सबसे पहला जो डेरिवेशन आज अपन कर रहे हैं वो है बोर त्रिज्या या फिर स्थायी वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या। ठीक है, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी त्रिज्या। कहने का मतलब ये है कि अगर ये नाभिक है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इस वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो इस वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या ये तो होगी, ये r। और हर बार ये r चेंज होती जाती है, जैसे जैसे कक्षा चेंज होती जाती है r चेंज होती जाती है। तो हम बोलते हैं पहले कक्षक की r1 हो जाएगी, दूसरे की r2 हो जाएगी, तीसरे की rn हो जाएगी, तो nवे की तीसरे की r3 हो जाएगी, तो nवे की rn हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ही तो होगा। चलिए, तो हमें वही कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? आंसर है बोर ने जो परिकल्पनाएं दी हैं उनका उपयोग करेंगे। सबसे पहला देखिए, चालू कहाँ से करेंगे? तो हमने बोला बोर के द्वितीय पोस्टुलेट से, द्वितीय परिकल्पना से। तो हमने बोला बोर की द्वितीय परिकल्पना से, मेरे साथ में मत उतार लेना भाई, पहले समझ लो इस चीज़ को, डेरिवेशन को समझो। तो द्वितीय परिकल्पना क्या थी बच्चों? वो क्वांटमीकरण वाली परिकल्पना थी कि कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए, है ना। तो वो हमने क्या लिखा था फॉर्मूला उसका? mvr बराबर क्या बच्चों? nh/2π, यही लिखा है। यहाँ से ये यहाँ पर भी n लगाते हैं, यहाँ पर भी n, nवीं कक्षा के लिए, है ना। तो फिर यहाँ से अगर मैं वेग निकाल लूँ, क्या निकाल रहे हैं बच्चों? इससे वेग निकाल रहे हैं, तो हमने यहाँ से vn लिखा। तो ये m और rn का यहाँ पर डिवाइड लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा? nh/2π, और इसी के साथ में क्या आ जाएगा? m और rn साथ में आ गया, डन हो गया ये। चलिए, ये हमारे पास में पहला समीकरण है। अब इसी के साथ में बच्चों आपको एक और चीज पता है, प्रथम परिकल्पना भी पता है। तो हमने लिखा बोर मॉडल की कौन सी परिकल्पना से? प्रथम परिकल्पना से, पहले पोस्टुलेट से। ठीक है, क्या था भाई पहला पोस्टुलेट? हमने समझ लेना है उसको। हमने बोला कि पहला पोस्टुलेट था, देखो अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल क्या? mv²/r, यही तो था। किसके बराबर होता है? कूलाम बल के। और उसे जब हमने सॉल्व किया था तो हम क्या लिख रहे थे? के की जगह क्या? 1/4πε0 के ZE²/r²। बताओ भाई, यही लिखा था ना। चलिए, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? n और यहाँ पर भी
n, और यहाँ पर भी क्या होगा, n होगा। ठीक है, देखिए Vn का मान हमने समीकरण 1 से निकाला और उसे कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, हमारा डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से सॉल्व होगा बच्चों, चिंता नहीं करें। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण नंबर क्या हमारे लिए 2। समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, या फिर समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, क्या होगा बच्चों वो देखिए। तो मैं तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, m/Rn, ये तो अलग हो गया, और ये Vn का मान हमें रखना है। Vn का मान कैसा है, तो मान रखते हुए थोड़ा सा ध्यान ही रखे बच्चों। तो ये हो जाएगा n, फिर h, कई बार जल्दीबाजी में n और h एक जैसे बन जाते हैं, तो n h बटा क्या बच्चों, 2 पाई m r और यहाँ पर n। ठीक है, और ये v का मान है और v का स्क्वायर है बच्चों, तो इस पे यहाँ पर क्या लगाएंगे, स्क्वायर। जल्दीबाजी में एक ही गलती हो सकती है इस डेरिवेशन में, आप वहाँ पर वो स्क्वायर लगाना भूल जाएं तो, और कोई गलती नहीं हो सकती। ठीक है, बराबर, बराबर देखें क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² डिवाइडेड बाय RN का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा, m/RN, ब्रैकेट चलने तो कहाँ दिक्कत आ रही है, अब स्क्वायर को अंदर लेकर के जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर और h का स्क्वायर डिवाइडेड, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, पाई का स्क्वायर, m का स्क्वायर, Rn का स्क्वायर। इसे तसल्ली से सॉल्व कीजिएगा और डेरिवेशन इजी है बच्चों। ठीक है, ऐसा ही चलना है। अब इसके बाद में देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² डिवाइडेड बाय RN का स्क्वायर। जो कट रहा है काट दो, तो मैं बोल रहा हूँ RN का स्क्वायर यहाँ पर भी है, RN का स्क्वायर यहाँ पर भी है, कैंसिल हुआ क्या, डन। 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 1 पाई यहाँ पर भी है, 1 पाई यहाँ पर भी, डन हुआ। 1 m यहाँ पर भी है, 1 m यहाँ पर भी है, डन। इसके अलावा देख लो और कोई चीज़ कट रही है तो बताओ, मेरे हिसाब से नहीं, देखो एक बार के लिए। अरे कट रही है क्या, नहीं कट रही मेरे हिसाब से, तो बचे हुए को उतार देते हैं, मैथमेटिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये m तो कट चुका है ना, तो यहाँ पे क्या बचा 1/Rn, ऐसा ही बच रहा है, ब्रैकेट लगा लो। ऊपर क्या बच रहा है n² और h²। ठीक है, डिवाइड देखो, यहाँ पर बच रहा है पाई, यहाँ पर है क्या m, डन। और कोई चीज़ बच रहा है तो देख लो, कोई फोर्स से तो वो कट गया था, हाँ और कुछ नहीं बच रहा। इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पर देखो 1/ε0 था, नीचे तो कुछ है नहीं, ऊपर ZE², यही है। चलिए अब समझो, हमें Rn चाहिए, R का मान चाहिए, त्रिज्या तो वही थी। ठीक, तो मैं इस Rn को उधर ले जा सकता हूँ क्या, और बची हुई सारी चीज़ को नीचे ले आऊँगा, ये वाली इधर आ जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी वज्र गुणा में। तो समझना इस चीज़ को, हम क्या कर रहे हैं, इसको इससे गुणा कर रहे हैं, समझना इस चीज़ को। तो मैं कर रहा हूँ n² h² और इसको गुणा किया किससे, ε0 से, डन हुआ। और इसको इससे गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई m, ऐसा कैसा था और ये नीचे गुणा हो रहा है, ZE² हो गया क्या, बताओ भी, सारी काम हो गया। इसको उठा करके इधर ले आओ, तो बराबर में इधर Rn लिख देता हूँ। बताओ समझ में आया नहीं आया बच्चों, ये Rn इधर चला गया, डन। ε0 ऊपर गुणा होना चाहिए और ZE² नीचे गुणा होना चाहिए। ε0 ऊपर गुणा हुआ, ZE² नीचे गुणा हुआ, बताओ भाई इक्वेशन सही है नहीं है, डन है। अरे वज्र गुणा तो करना जानते हो, वही किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे ये आ जाए, Rn आ चुका है, अब हमें ऐसा काम करना है कि जो मान नियत है उन्हें एक जगह, और जो मान परिवर्ती हो सकते हैं उन्हें एक जगह। तो हम बोलते हैं n जो है, ये देखो ये रहा,
n परिवर्ती होता है। कैसे? पहला कक्षक है तो n बराबर 1, दूसरा कक्षक है तो n बराबर 2, तीसरा कक्षक है तो n बराबर 3, n का मान परिवर्ती। z परमाणु क्रमांक है, परमाणु ही चेंज हो गया, हाइड्रोजन से हीलियम हो सकता है, हीलियम से लिथियम हो सकता है नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम बोलते हैं z परमाणु क्रमांक परिवर्तित था, साइड में हटाओ। n मुख्य क्वांटम संख्या थी या फिर जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है उसकी संख्या थी, साइड में हटाओ। ठीक है, तो ये तो हो गए परिवर्ती, और जो बच गए वो सारे नियत है। देखो h प्लांक कांस्टेंट है, नियत होता है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती है, निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है, कांस्टेंट है। पाई कांस्टेंट है। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था, कांस्टेंट था। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कांस्टेंट है। सारी चीज़ें कांस्टेंट है। तो इसको अगर मैं तरीके से लिखने की कोशिश करूँ, थोड़ा समझिए, यहाँ पर मैं 2 भाग कर देता हूँ, इधर और इधर लिखूंगा। तो Rn का जो फॉर्मेट बन रहा है बच्चों, वो कुछ ऐसा बन रहा है, n² बटा z। ये तो एक अलग टीम में हो गए, है ना, n² ऊपर और z नीचे वाला। और ये बचे हुए एक टीम में हो गए, कौन से? h² एप्सिलॉन नॉट बटे पाई m e²। ये पूरा एक कांस्टेंट टर्म है, ये पूरा का पूरा, जिसकी जगह बुक्स में या तो a0 लिखा हुआ होता है या r0 लिखा हुआ होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे कैसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। मैं इसे r0 लिख देता हूँ। आप अगर किताब रेफरेंस कर रहे हैं तो अलग अलग किताबों में देखो अलग अलग दिया हुआ है, कई जगह r0 है, कई जगह a0 है, वो डिपेंड करता है आप पे। राइट, तो मैं इस चीज़ को अभी R0 लिख रहा हूँ और ये पूरा एक कांस्टेंट है। क्या भाई, वो समझिए, यहाँ h² एप्सिलॉन नॉट बटे पाई m e² बराबर क्या है बच्चों? R0 है। और R0 एक कांस्टेंट है। तथा अब इसके जस्ट आगे इधर आओगे, एवं अगर हम h का मान, समझना, h का मान 6.62 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकंड और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85, अरे यही था क्या, 8.85 ही था, गुणा 10⁻⁻12 क्या था? कूलाम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही मात्रक है। और फिर m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना? 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, तथा इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना रख दें? 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम रख दें। तब इस R0 का मान कैलकुलेट होगा, और कितना कैलकुलेट होगा? R0 का मान कैलकुलेट करते टाइम आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये R0 का मान है। तो मैं यहाँ पे समीकरण को अलग कर देता हूँ, इस वाले समीकरण को मैं 3 लिख रहा हूँ, ठीक है, और फिर समीकरण 3 में हम R0 लिख देंगे उसकी जगह। और R0 का मान फिक्स है, कितना? 0.529 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट से ही तो बना हुआ है, नियतांकों से ही तो बना हुआ है, तो नियतांकों से बना हुआ है तो इतना आना चाहिए। सॉल्व करोगे तो आएगा भी, ठीक है। तो एक बार के लिए इस चीज़ को उतारें, फिर आगे सॉल्व करते हैं। जल्दी से एक बार के लिए इसे उतारें बच्चों। 1 मिनट रुके बच्चों। हाँ भाई, अब इसे उतार लीजिए बच्चों। सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। हो गया, चलो उतारो, आराम से उतारो। क्या करना था? दूसरे पोस्टुलेट से v का मान निकालना था और उस v के मान को हमें किस में रख देना था?
पहले पोस्टुलेट में रख देना था और फिर मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं तो फिर हमारा काम हो जाता है। बस लास्ट में हमें हमेशा ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो नियत मान है उसे एक टीम में रखो और जो परिवर्ती हो सकते हैं उन्हें एक टीम में रखो। ठीक है, जैसे ये काम कर लोगे वैसे ही अपना सॉल्यूशन फाइनल जो टर्म है वो प्राप्त हो जाएगी हमें। ठीक है, चलिए तो कुल मिलाकर के देखो, जब लास्ट में जब आप R0 का काम करने वाले हो ना बच्चों, तो वहाँ पे मैंने H, एप्सिलॉन नॉट, M और E के मान लिख रखे हैं। जब ये मान लिखो तो उनका मात्रक मत भूल जाना बच्चों। मात्रक थोड़ा सा आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलें आगे। ऑल राइट, तो ये Rn का फॉर्मेट हमारे पास में आ गया। समीकरण नंबर कहाँ से, 3 से आया। अब ये समीकरण नंबर 3 को सिंप्लीफाइड रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए तो अब मैं इस चीज को लिखने की कोशिश कर रहा हूं। Rn बराबर, समझिए, Rn बराबर क्या आएगा वो देखें, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। और इसकी जगह हमें क्या लिखना चाहिए, R0 लिखना चाहिए, यही होना चाहिए। तो इसकी जगह हमने लिख लिया R0। ये फाइनल फॉर्मेट हो गया बोर त्रिज्या का। ये किसका फॉर्मेट है बच्चों, बोर त्रिज्या का फॉर्मेट है। ठीक है, जैसे ही ये आ जाए आपको क्या करना है, देखो बोर ने अपना सारा का सारा मॉडल किसके ले लिया, हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन के समकक्ष परमाणुओं के लिए, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, 1 थी, अर्थात उनका परमाणु क्रमांक, अगर मैं हाइड्रोजन की ही बात करूं तो उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। तो उसने हाइड्रोजन के लिए काम किया, तुमने बोला हाइड्रोजन हेतु, क्योंकि ये मॉडल पूरा सत्य हाइड्रोजन के लिए ही है, तो ये किया जाएगा हाइड्रोजन हेतु। जैसे ही ये आ जाए आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन के लिए हम काम करेंगे। तो हाइड्रोजन हेतु यही Rn का मान, अगर एग्जाम में पूछे तो ही ये करना है, अदरवाइज आपको यहाँ तक छोड़ देना है। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, तो हम बोलते हैं हाइड्रोजन के लिए Z का मान 1, परमाणु क्रमांक 1 होना चाहिए। तो Z का मान 1 रखते ही ये क्या आएगा, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय R0। मोस्टली यूज्ड फॉर्मूला n स्क्वायर R0, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, हो गया, ये बहुत सिंपल था। अब इसके आगे देखो, आगे कैसे समझेंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन, समझना, अब यहाँ पे स्टार लगा करके लिखेंगे हम। लेट्स सपोज करो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में ट्रेवल कर रहा है। कौन सी कक्षा में ट्रेवल कर रहा है, पहली में। तो फिर उसके लिए बोर त्रिज्या का मान क्या होगा, तो हमने लिखा प्रथम कक्षक की त्रिज्या। प्रथम कक्षक मतलब n बराबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो फिर हम बोलेंगे R1 होगा वो। R1 बराबर कितना बच्चों, n का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या, R0। तो फिर ये क्या हो जाएगा, R0 के बराबर, मतलब पहले कक्षक के लिए त्रिज्या कितनी, 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। आप चाहें तो मान लिख सकते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे को आगे कुछ और सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये पता चला पहले कक्षक की त्रिज्या कितनी आएगी, वो रख सकते हो वहाँ पर। चलिए R2 का मान देखें, मतलब दूसरे कक्षक की त्रिज्या, द्वितीय कक्षक की त्रिज्या। द्वितीय कक्षक की त्रिज्या के लिए n का मान कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर n का मान 2 है तो फिर हम लिखेंगे R2। ठीक है, R2 होगा तो ये क्या होगा, देखो n का मान 2 रखो तो यहाँ पर क्या होगा, 2 का स्क्वायर, और ये R0। 2 का स्क्वायर कितना होता है, मेरे हिसाब से 4 होता है, तो ये हो गया 4, और यहाँ पर क्या आएगा, R0। डन। चलिए अब आगे क्या करेंगे, तीसरे कक्षक के लिए और निकाल लेते हैं। तो हमने लिखा तृतीय कक्षक की क्या बच्चों, त्रिज्या। तीसरे कक्षक की त्रिज्या, अगर तीसरे कक्षक की त्रिज्या देखेंगे तो फिर n बराबर कितना लिखना पड़ेगा,
3 लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन परमाणु में ही चल रहे हैं हम, है ना। हाइड्रोजन परमाणु के लिए हमने अब काम करना चालू कर दिया कि हाइड्रोजन के तीसरे कक्षक की त्रिज्या कितनी होगी। तो फिर R3 लिखा जाएगा। R3 बराबर कितना होगा, n का मान 3 रखें तो ये होगा 3 का स्क्वायर और R0। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये हो गया 9R0। डन हो गया क्या, बताओ डन। चलिए आगे। अगर पहले हाइड्रोजन हेतु प्रथम द्वितीय एवं तृतीय कक्षक की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम ये बोल रहे हैं हमारा जो पॉइंट है वो कुछ ऐसा है। हाइड्रोजन हेतु प्रथम कॉमा द्वितीय तथा तृतीय कक्षकों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा भाई, मेरे हिसाब से निकाल सकते हो। क्या भाई, पहला कक्षक R1, दूसरा कक्षक R2 और तीसरा कक्षक R3। ठीक है, पहले कक्षक के लिए त्रिज्या कितनी R0, दूसरे के लिए कितनी 4R0 और तीसरे के लिए कितनी 9R0। अगर आपने सॉल्व किया है तो ठीक है, मेरे हिसाब से R0 से R0 से R0 कैंसिल। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इस R0 से इस R0 को काट दिया, फिर इसको क्यों काटा। बच्चों, जब आप इस तरीके से अनुपात देखते हैं ना, तो जो कॉमन चीज़ है उसको काट दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 इससे यही कटेगा, नहीं, जो कॉमन है इन तीनों में वो पूरा ही कट जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इसकी जगह तो 1:4:9। ठीक है, ये बात तो डन हुआ, समझ में आया। चलिए, तो एक सवाल तो ये भी पूछता है कि प्रथम द्वितीय एवं तृतीय कक्षाओं का अनुपात कितना होता है। ये त्रिज्या डायरेक्ट पूछ लेगा कि बोर मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कक्ष की त्रिज्या का सूत्र परिकल्पित कीजिए, वहां तक करके आओगे। एक सवाल और है जो बता देता हूं मैं। एक सवाल इन दिनों में मतलब किताबों के अंदर देखा गया है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, कीजिए कि इलेक्ट्रॉन कक्ष की त्रिज्या ठीक है n स्क्वायर के समानुपाती होती है। n स्क्वायर के समानुपाती होती है। बताओ भाई, है नहीं है, वहां तक निकालोगे। और Rn देखो समानुपाती है किसके, n स्क्वायर के। तो यहाँ तक तो डेरिवेशन चलेगा और फिर आपको फिर क्या लिखना है, अतः Rn समानुपाती n स्क्वायर। बात समझ में आई क्या। चलिए, अगर Rn त्रिज्या और n के बीच में कर्व बनाया जाता तो वो कर्व कैसा बनता वो और समझो। देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ मैं आपको जो कि बुक में नहीं दे रखी है, लेकिन एक सिंपल लॉजिक है, इसलिए हम उसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, तो अगर Rn और n के बीच में ग्राफ बनाया जाता तो देखो सिंपल सा है, मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होगी। Rn इलेक्ट्रॉन कक्ष की त्रिज्या और n के बीच में, आप समझिए n का मान 1 हो तो फिर 1 मतलब R0 आ रहा है ना। n का मान 2 हो तो क्या आ रहा है 4R0। n का मान 3 हो तो आ रहा है 9R0। ठीक है, फिर n का मान कितना हो 4 हो तो आएगा 16R0। ऐसे ही आएगा, वर्क करना है। ठीक, आप गौर कीजिए, n का मान 0 तो ये तो अपन देखेंगे ही नहीं। ठीक, ये तो ये ऐसा ही चलेगा u, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कक्ष था ही नहीं। लेकिन n का मान 1, 2, 3 और 4 को भी आप रेस्पेक्ट देखोगे तो n का मान 1 पर 1, ठीक है, n के मान 2 पर 4 मतलब उससे ज़्यादा 4 गुना, n का मान 3 पर 9 आप देखोगे और ऊपर,
बहुत ऊपर जाना चाहिए, और n का मान ये तो ये बहुत ऊपर जाएगा। ठीक, आपको ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा, यूँ बहुत जल्दी ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा जाएगा यूँ। सीधा मत लेकर के जाना, गलत हो जाएगा। समानुपाती है, इसका मतलब n के थोड़ी है, n स्क्वायर के समानुपाती है, तो फिर ये ऐसा जाएगा, यूँ जाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, तो इस तरीके से जाएगा। बात समझ में आई? हाँ, यहाँ पर अगर n स्क्वायर होता ना तो फिर ये रेखिक जाता, लेकिन यहाँ पर हमने n लिखा है इसलिए ये ऐसा जा रहा है। बात समझ में आई? अगर n स्क्वायर लिखते तो फिर ग्राफ कैसा बनाते? सीधा, क्योंकि n स्क्वायर के तो समानुपाती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। डन हुआ? चलिए, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये सिंपल सा लॉजिक था। हो गया? चलिए, अब एक आध बात और ध्यान में रखो। जैसे मैंने अभी आपको बताया बच्चों कि R0 का मान कितना लिखाया मैंने? 0.529 एंगस्ट्रॉम लिखाया है, नहीं लिखाया है? अब कुछ जगह या बहुत सारे टीचर्स या बुक्स में इसे और कैसे लिखा हुआ है वो समझिए। देखो, इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो मैं लिखूंगा 0.529 एंगस्ट्रॉम की जगह में 10 की घात -10 और मीटर लिख सकता हूँ क्या? मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। ऑलराइट, चलिए, अब मैं इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करना चाहता हूँ, इस तरफ। ठीक है, 52 पॉइंट क्या करना चाहता हूँ? 9 करना चाहता हूँ। या फिर मैं इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं और क्या लिख सकता हूँ? मैं इसे राउंड फिगर करूँ तो 0.53 लिख सकता हूँ। अरे भाई, ये 9 है, 5 से ज़्यादा है, उठा करके इसको देगा कितना? 1 दे देगा, तो ये 53 हो जाएगा। 0.53 इंटू 10⁻⁻10 लिखा जा सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझिए, मेरे को तो ये पॉइंट इधर लेकर के आना है, या फिर मैं इसका पॉइंट हटाऊँ तो मेरे को नीचे क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे 100 का भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, इंटू क्या? 10⁻⁻10। अब ये 10⁻2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 2, 10⁻⁻10 और -2 कितना हो जाएगा? 12, -12। तो ये हो जाएगा फाइनली 53 इंटू 10⁻⁻12। 10⁻⁻12 को क्या बोलते हैं बच्चों? पीको। क्या बोलते हैं बच्चों? पीको। तो फाइनली ये जो आंसर आया R0 का, वो आएगा 53 पिकोमीटर। ऐसा भी लिखा हुआ होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये रामायण एक ही है। 53 पिकोमीटर लिख दो या 0.529 एंगस्ट्रॉम लिख दो, कोई भी गलत नहीं निकाल सकता बच्चों। ठीक है, बात समझ में आई क्या ये? तो कई किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, कई किताबों में ये फॉर्मेट लिखा हुआ है, लेकिन है तो दोनों लगभग बराबर। अरे हाइड्रोजन के लिए ज्ञात किया है तो कैसे अलग अलग लिख सकते हैं वो? ठीक है, बात समझ में आई क्या? तो कुल मिलाकर के ये क्या था? त्रिज्या वाला पार्ट था, है ना? मैंने बहुत हौच-पौच कर दिया है, उम्मीद करता हूँ आप संतुलित कर लेंगे इस चीज़ को। जल्दी से संतुलित करो, जल्दी से संतुलित करो और उतारो। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 2 मिनट में आप इस चीज़ को कंप्लीट करें। हाँ भाई, मेरी राइटिंग को समझने के लिए जब मैं बोल रहा हूँ तभी आपको उस वर्ड के ऊपर गौर करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो द्वितीय कक्षक जो है वो आपको तरीके से नहीं दिखाई देगा, क्योंकि शय थोड़ा सा सही नहीं बना। ठीक है, द्वितीय कक्षक है इस तरफ, अगर आप देखेंगे तो। बच्चों थोड़ी सी राइटिंग सुधार लो, मेरी तो ख़राब हो गई है। आप अपनी राइटिंग को अच्छा करें, क्योंकि नंबर आपको लेकर के आने हैं बोर्ड में। ठीक है, और अपनी सूरत को क्या करना है? देखो, कॉपी से तो आपकी सूरत का पता चलेगा अगले को। ठीक है, तो ऐसी कॉपी बनाओ कि मंत्र मुग्ध हो जाए। हैं, जैसे काला जादू कर दिया हो कि बस नंबर देने हैं तो इसी बच्चे को देंगे। समझ रहे हो? काला जादू ही कर दो उसके ऊपर कि नंबर दूंगा तो मैं इसी बच्चे को दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। चलिए, तो ठीक है ये। अब नेक्स्ट डेरिवेशन और आज का लास्ट डेरिवेशन करेंगे। ये क्या है वो समझिए। हाँ भाई, इस डेरिवेशन में अपन वेग को कैलकुलेट करेंगे।
किसको कैलकुलेट करने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन के वेग को, या इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग। जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कितने वेग से घूम रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग। बोर त्रिज्या का फॉर्मूला आपको पता चल गया होगा, क्या था? क्या था? आर एन बराबर एन स्क्वायर अपॉन जेड आर नॉट। याद रखोगे बच्चों, ये याद रखना ही है। आर नॉट का मान कितना होता है? 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, चलिए अब आगे वाला काम करते हैं। आगे है हमारे पास में नेक्स्ट हेडिंग है कक्षीय इलेक्ट्रॉन की चाल, स्पीड ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। क्या है? स्पीड ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल है ये, कैसे करेंगे वो समझिए। हम सबसे पहले तो बोर का जो प्रथम पोस्टुलेट है, पहली परिकल्पना है वो लिखेंगे, फिर दूसरी परिकल्पना है, सेकंड पोस्टुलेट है वो लिखेंगे, और फिर पहली परिकल्पना में दूसरी परिकल्पना का भाग लगा देंगे। आपको देखने को मिलेगा कि आपको v का मान मिल गया। अरे चाल और क्या थी? v तो था। ठीक है, तो देखिए, तो हमने लिखा बोर मॉडल की प्रथम परिकल्पना से। हाँ भाई, प्रथम परिकल्पना देखो, अब तो याद हो जानी चाहिए। एम वी एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन होगा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे करके काम करो, अच्छा लगेगा। जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन का स्क्वायर। डन। चलिए, अब इसके बाद में हमें क्या करना है? ये तो समीकरण नंबर 1 हुआ। अब समीकरण नंबर 2 बनाना है। किससे? द्वितीय पोस्टुलेट से। तुमने लिखा द्वितीय परिकल्पना से। द्वितीय परिकल्पना से। हाँ भाई, द्वितीय परिकल्पना क्या थी बच्चों? एम वी आर। क्या थी? एम वी आर, और यहाँ पर भी एन लगा हुआ है, यहाँ पर भी एन लगा हुआ है, इज इक्वल्स टू क्या? एन एच अपॉन 2 पाई। अरे 2 पाई है ना, 4 पाई मत याद कर लेना। ठीक है, और ये क्या है? समीकरण नंबर 2। हमें क्या करना है? समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाना है। सिर्फ इतना ही करना है, देखो आपको आंसर मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या लगाने पर बच्चों? भाग लगाने पर। हाँ भाई, भाग लगाते हैं। तो समीकरण 1 क्या है? एम वी स्क्वायर एन डिवाइडेड बाय आर एन। ये समीकरण 1 है, और इसमें इसका भाग लगाएं तो ये नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे मैं लिख देता हूँ एम वी एन आर एन। ठीक है, चलिए बराबर देखो दूसरी तरफ। अब यहाँ पर थोड़ा संभल के काम करना पड़ा। इसमें भाग लगाएंगे तो पहले तो ये लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर क्या? जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन का स्क्वायर, और इसका भाग लगाओ। इसका भाग लगाओगे तो क्या होगा? उल्टा कर दो, मतलब एन एस तो जाएगा नीचे और 2 पाई जाएगा ऊपर। ऐसा ही तो करते हैं। तो हमने लगा 2 पाई तो ऊपर गया और एन एच कहाँ गया? नीचे। ऐसा। ठीक है, भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टे से गुणा कर दो, या तो भाग लगाओ या फिर उल्टे से गुणा कर दो। बात तो एक ही है, गणित तो पढ़ी है ना। एम से एम कैंसिल, एक वी एन से एक वी एन कैंसिल, फिर आर एन का स्क्वायर हो गया। क्या हुआ? आर एन का स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो आर एन के स्क्वायर से। डन हुआ। देखो और कुछ कट रहा है। देखो 2 पाई 4 पाई, यहाँ पे 2 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? ये 2 है, ये क्या है? 2 है। देखो और कुछ कट रहा है, शायद नहीं कट रहा है, लिख देते हैं बचा हुआ। तो ये कितना आया? आंसर है, देखो ये कट चुका है ना, ये पावर कट चुकी है ना। तो वी एन बराबर जो मेरे को प्राप्त हो रहा है
वी एन बराबर क्या मिला, देखो यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट। आगे चलते हैं, जेड ई स्क्वायर यहाँ पर है, जेड ई स्क्वायर, ये जेड है भाई, और नीचे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, एन एच बचा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एन एच बचा है। इतना ही बचा है। तो इसको थोड़ा सा तरीके से लिखें, किस तरीके से, नियतमान को अलग टीम में और जो परिवर्ती हैं उनको अलग टीम में। तो फिर वी एन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए परिवर्ती तो कौन है, जेड और एन ही है, और नियतमान कौन है, तो हमने बोला देखो ये एक तो ई स्क्वायर है, ये ई है भाई, और एक क्या है 2 है, एक क्या है एप्सिलॉन नॉट, और एक क्या है एच है, ये नियतमान है। और नियतमान को लास्ट वाले फॉर्मेट की तरीके से ही लिखेंगे। समीकरण नंबर क्या बच्चों, 3 कर दो इसे, और हमने यहाँ लिखा, यहाँ क्या भाई, नियतमान को वी नॉट लिख दूँ, वी नॉट बराबर क्या, ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच, यही है। एवं क्या करते हैं बच्चों, बता रखा है, ई का मान कितना लिखोगे, 1.6 गुणा 10 की घात -19। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना लिखोगे, 8.85 गुणा 10 की घात -12। मात्रक लिख लीजिएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर h का मान कितना, 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकंड। अगर ये सारे मान यहाँ रख दिए जाते, अगर ये सारे मान यहाँ रख दिए जाते, तब वी नॉट का मान कितना प्राप्त होता, वो देखना, 2.18, जिसे सीबीएसई बुक्स के अंदर 2.2 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखिए 2.2 या फिर 2.18 कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ये 10⁶ है भाई, मीटर पर सेकेंड, इतना वेग होता है ये वी नॉट का मान है। अतः देखो भाई, अतः वी एन का मान क्या होगा भाई, देखो समीकरण 3, ये यहाँ पे वी नॉट लिख दूँ क्या, तो वी एन बराबर जेड डिवाइडेड बाय एन इंटू वी नॉट हुआ। आपको ये भी देखने को मिलेगा वी एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, ये भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो आगे काम करते हैं। आगे क्या काम करना है, देखो अगर बोर मॉडल से काम कर रहे हो तो भाई सीधी सी बात है, हाइड्रोजन के लिए तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही है। तो हमने क्या लिखना है, हाइड्रोजन हेतु, तो ये तो आपको कक्षीय वेग मिल चुका है, इतना ही करना था। और हाइड्रोजन के लिए करेंगे तो z का मान कितना, 1 रखो भाई 1। तो हाइड्रोजन के लिए Vn बराबर z की जगह अगर 1 लिख दूँ तो 1/n और गुणा होगा किससे, V0 से। कुल मिलाकर के V0 में किसका भाग लगाना है, n का, ये हाइड्रोजन के लिए। अब अगर हाइड्रोजन की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, आप समझिएगा, हाइड्रोजन की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग v1 लिखा जाए, क्या होगा, V0/1। हाइड्रोजन की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, ये क्या है, हाइड्रोजन की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, n की जगह 2 रख दो तो ये हो जाएगा V0/2। फिर हाइड्रोजन की तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा, बताओ भाई, V0/3, 3 रखोगे तो फिर V1 अनुपात V2 अनुपात V3 कितना आएगा, इसका सॉल्यूशन आप बताएंगे। चलो ये तो मैं सॉल्व करता हूं, देखिए उसके आगे सॉल्व करना, V0 अनुपात V0/2 अनुपात V0/3, ऐसा ही होगा क्या, ये होगा 1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। चलो अब इसके आगे सॉल्व करके बताओ मेरे को कि इसके आगे इसे कैसे लिखेंगे। चलिए हमने क्या किया मैं बता देता हूँ। सबसे पहले पहला परिकल्पना लिखिए, फिर दूसरी परिकल्पना लिखिए, फिर पहली परिकल्पना के स्टेटमेंट में दूसरी परिकल्पना के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मतलब एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दूसरे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का भाग लगाया, फिर उसको मैथमेटिकली सॉल्व किया तो Vn का एक फॉर्मूला मिला। फिर हमने क्या किया, जो परिवर्ती मान थे उन्हें अलग, जो परिवर्ती मान थे उन्हें अलग और जो नियत मान थे उन्हें अलग, और फिर उस नियत मान को हमने क्या लिखा, V0 लिखा। V0 को जब मान रख के सॉल्व करते हैं तो V0 का मान कितना आता है, 2.18 × 10⁶।
फिर आगे सॉल्व करते गए और कुछ नहीं किया। जल्दी से उतारे इस चीज़ को। बच्चों बहुत सिंपल सा पार्ट है ये, बहुत सिंपल, बस मैथमेटिक्स आनी चाहिए। सिंपल मैथमेटिक्स को फॉलो करो और काम करते जाओ, सिंपल मैथमेटिक्स को फॉलो करो और काम करते जाओ। ये ई है बच्चों, ये ई है, और ऊपर भी इस तरफ भी ये ई ही था। हालांकि आप कर रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। हो गया? मेरे को सॉल्यूशन भी बता दीजिए। अगर आपने ये कर लिया है तो मेरे को सॉल्यूशन भी बता दीजिए। वीडियो को कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को आपका सॉल्यूशन मिलना चाहिए कि इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा। ये आप पे छोड़ रहा हूँ बच्चों, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बताऊँगा कि कितना आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को तो कम से कम आप ही सॉल्व कर दो। V1 अनुपात V2 अनुपात V3 कितना आएगा, एक फॉर्मेट मैंने लिखा है, इसको आगे सॉल्व करके आपको लिखना है। हो गया? ये तो हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो इसको उतार लिया होगा। अब ये था इतना ही, वेग इतना ही था कि इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है पता चल गया होगा। अब अगर न्यूमेरिकल आ जाए कि पहले कक्षक में वेग कितना होगा, तो आपको क्या करना है, V0 और पहले कक्षक में n का मान 1 रखोगे तो V1 बराबर V0 ही आएगा, और V0 का मान पता है आपको 2.18 गुणा 10⁶ मीटर पर सेकंड पहले कक्षक में वेग। दूसरे में इसका वेग और बढ़ेगा, तीसरे में घटेगा, और चौथे में और घट जाएगा, इस तरीके से। क्योंकि n का भाग लगता जा रहा है। डन हुआ ये? चलिए आप देखो आगे, लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ये है बच्चों सूक्ष्म संचरण नियतांक। वेग से ही रिलेटेड था इसलिए आज डिस्कस कर रहे हैं, और ये लास्ट पॉइंट होगा। पॉइंट डाल लीजिए, सूक्ष्म संचरण नियतांक। सूक्ष्म संचरण नियतांक। देखो अब ये क्या चीज है सूक्ष्म संचरण नियतांक? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। डिनोट किया जाता है अल्फा से। अब ये क्या चीज है, तो कहते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा में वेग है ना, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कौन सी कक्षा में, पहली कक्षा के अंदर चाल या वेग, और निर्वात में प्रकाश की चाल, दोनों का जो अनुपात है उसे ही क्या कहा जाता है, सूक्ष्म संचरण नियतांक कहा जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल तथा निर्वात में प्रकाश की चाल का अनुपात जो है
अनुपात ही सूक्ष्म संचरण नियतांक कहलाता है। अनुपात ही क्या कहलाता है? सूक्ष्म संचरण नियतांक कहलाता है। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं लिखूं तो सूक्ष्म संचरण नियतांक अल्फा बराबर क्या होता बच्चों? प्रथम कक्षा में वेग v1, और v1 का मान किसके बराबर है? v0 के बराबर है, तो मैं लिखूंगा v0। और प्रकाश की निर्वात में चाल क्या है? c। चलिए v0 का मान कितना? आंसर है 2.18 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड 3 इंटू 10⁸। ऐसा ही है। बताओ क्या इसका कोई मात्रक होना चाहिए? तो हम बोलते हैं ऊपर भी चाल है, नीचे भी चाल है, चाल के मात्रक से चाल का मात्रक तो कैंसिल, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल, तो मात्रकहीन राशि। ठीक, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, है ना, तो ये मान आता है कितना? ध्यान में रख लीजिएगा 1/137। ठीक है, 137 आता है ये मान, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। 137 है ना, 1/137 आता है। डन हो गया ये? चलिए तो इतना ही था, और मात्रकहीन राशि है, ध्यान में रखोगे। कई बार पूछा जाता है, सीबीएसई के अंदर तो अलग से दिया हुआ था, आरबीएसई में अभी जोड़ा गया था 3-4 साल पहले जब कोर्स चेंज हुआ, अब वापस से चेंज हो जाएगा। चलिए तो ये समझ में आ गया, इतना ही है ये सूक्ष्म संचरण नियतांक। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अरे आई है, नहीं आई है ना? क्या दो ही चीज़ें तो डिस्कस किए हैं, एक थी त्रिज्या और दूसरा था वेग, है ना? 2 डेरिवेशन किए हैं आज पूरे। अब नेक्स्ट वाले के अंदर शायद ज़्यादा करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। थोड़ा लगातार प्रैक्टिस करो ना बच्चों, तो चीज़ें समझ में आएंगी। मैं हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट इट शुड बी इनटू द राइट डायरेक्शन, है ना? चलिए तो अच्छे से काम करें, लगातार पढ़ाई करें, पढ़ाई को ब्रेक ना दें, क्योंकि पढ़ाई कम से कम नॉलेज तो बढ़ाती ही है ना। चलो एग्जाम में मार्क्स नहीं है वो बात की बात है, लेकिन कम से कम हमारा नॉलेज तो इम्प्रूव हुआ, और वो होते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ेंगे। इस चैनल को जैसे सपोर्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा सपोर्ट करना चालू करेंगे। अपने दोस्तों को, सभी के साथ में इसको जितना शेयर कर सकते हो लाइव वीडियो को उतना शेयर करो। लाइव वीडियो को जहाँ तक शेयर कर सकते हो इनको शेयर करो। लाइव मतलब प्रीमियर वीडियोज़ को शेयर करते जाओ, कम से कम उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा, है ना? चलिए, हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।